दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने 21 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेले जिंदा रहने की जंग लड़ी और मौत को हराकर वापस लौटा। जिस जंगल की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं, ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट। और अगर कोई इसमें खो जाए तो उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ हर तरफ जानलेवा जानवर, सांप, जहरीले कीड़े, डरावनी आवाजें और मौत से भरा सन्नाटा है। लेकिन इस इंसान ने भूख से लड़ाई की, जख्मों से लड़ा, कीड़े खाए और नदी की तेज धाराओं में बहने के बाद भी हार नहीं मानी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो। यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1981 से। योसी गिन्सबर्ग 22 साल का एक नौजवान इजराइल के तेल अवीव शहर में जन्मा और पला बढ़ा था। योसी ने किशोरावस्था में ही इजरायली नौसेना की सेवा की थी और उसके बाद पढ़ाई पूरी करके एक आम जिंदगी जीने के बजाय वह कुछ अलग करना चाहता था। उसे बचपन से ही दुनिया घूमने और खास तौर पर अमेजन जंगल के रहस्यमय जीवन को देखने का जुनून था। उसने एक किताब पढ़ी थी, पपियों, जिसमें भागने, जिंदा रहने और जंगल के भीतर की कहानी थी। इस किताब ने योसी के भीतर एक आग जला दी थी, जंगल को असल में महसूस करने की इच्छा। यही इच्छा उसे दक्षिण अमेरिका खींच लाई। वह अकेला ब्राजील और पेरू होते हुए बोलिविया पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बोलिविया की राजधानी योसी वहीं एक सस्ते हॉस्टल में ठहरा हुआ था जब उसकी मुलाकात 3 अलग अलग देशों से आए 3 लोगों से हुई। पहला था मार्कस स्टैम, एक शांत स्वभाव का स्विस नागरिक जो पेशे से शिक्षक था। दूसरा केविन गेल, एक युवा अमेरिकी फोटोग्राफर जो जंगलों की तस्वीरें लेना चाहता था। तीसरा कार्ल रूप्रेक्टर, एक ऑस्ट्रियन व्यक्ति जो खुद को जंगल गाइड बताता था। कार्ल ने दावा किया कि वह अमेजन जंगल के भीतर एक दूरदराज इलाके तक गया है जहां एक अज्ञात जनजाति रहती है और वहां तक कोई पर्यटक नहीं पहुंचा। योसी को यह सुनकर ऐसा लगा मानो उसका सपना सच होने वाला है। कार्ल के नेतृत्व में चारों ने जंगल की यात्रा का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में योजना बन गई और नवंबर 1981 के पहले सप्ताह में वे लोग जंगल की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा की शुरुआत अपोलो नाम के एक दूरस्थ गांव से हुई। वहां से वे अंदर की ओर पैदल बढ़ने लगे। गीले जंगल, कीचड़, बारिश और हर तरफ हरियाली। शुरुआत के 2-3 दिन उत्साह में कट गए। जंगल का अनुभव रोमांचक था, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। लगातार बारिश से रास्ते दलदल में बदल गए थे, खाने की कमी होने लगी थी और सबसे बड़ी समस्या मार्कस के पैरों में छाले और संक्रमण। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब बाकी सदस्यों को यह भी लगने लगा कि कार्ल का रास्ता सही नहीं है। वह बार बार दिशा बदलता, उसकी बातों में विरोधाभास दिखने लगा। आखिरकार एक अहम फैसला लिया गया, अब सब साथ नहीं चल सकते, हमें अलग अलग होकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। चारों तरफ पानी और दलदल हो चुका था। आगे पैदल जाना बेहद मुश्किल था। तब निर्णय हुआ कि एक नाव बनाई जाए और चारों ने मिलकर राफ्ट तैयार करना शुरू किया। जंगल से बांस, लकड़ी की मोटी छड़ियाएं और बेलें इकट्ठा की गईं। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पतली लेकिन तैरने लायक अस्थायी नाव बनी, लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी। रस्सियों और बेलों से उसे बांधा गया था। यह नाव बेहद असंतुलित थी, लेकिन किसी तरह पानी में उतर सकने लायक थी। चारों लोगों ने उसे नदी में उतारा। कुछ सामान प्लास्टिक में लपेट कर सुरक्षित रखा गया था। शुरुआत में नाव धीरे धीरे नदी में बहती रही, लेकिन जैसे जैसे बहाव तेज हुआ, नाव की गति भी अस्थिर होती गई। एक तीखा मोड़ आया जहां धाराएं तेज थीं और सामने एक चट्टान दिखी। नाव झटकने लगी। इस बीच नाव में दिशा को लेकर बहस शुरू हो गई। केविन और कार्ल के बीच कहासुनी हुई और स्थिति बिगड़ गई। नाव हिचकोले खाने लगी और तय किया गया कि उसे अब किनारे लगाना होगा। सभी लोग किसी तरह नाव को रोककर नदी किनारे उतरे। सब गीले और थके हुए थे। वहीं बैठकर गंभीर बहस हुई, अब कैसे आगे बढ़ा जाए। आखिरकार यह फैसला हुआ, कार्ल और मार्कस
जो अब ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वापस अपोलो गांव तक पैदल लौटेंगे, जबकि यॉसी और केविन नदी के रास्ते नाव से आगे बढ़ेंगे। अगले दिन वे गले मिले और दो लोगों की नाव दोबारा बहाव में छोड़ दी गई। इस बार सिर्फ यॉसी और केविन उसमें थे। यॉसी आगे बैठा था और केविन पीछे, दिशा नियंत्रित करने के लिए। बहाव तेज होता गया। कई घंटों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही मोड़ आया जहां तेज धाराएं एक चट्टान से टकरा रही थीं। नाव असंतुलित होने लगी। केविन चिल्ला रहा था, नाव को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा था। यॉसी पूरी ताकत से नाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की धारा बेहद तेज थी। अचानक एक जोर का झटका आया। नाव सीधी एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। धक्का इतना तेज था कि नाव पलट नहीं सकी, बल्कि उसका आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा और चट्टान पर अटक गया। तेज लहरों के बीच वही नाव अब चट्टान पर झूलती हुई आधी डूबी आधी टिकी हुई थी। यॉसी और केविन किसी तरह उस नाव के टूटे हिस्से को कसकर पकड़कर बैठे रहे। पानी का बहाव चारों ओर से टकरा रहा था, लेकिन वे उस क्षण किसी तरह टिके हुए थे। इसी बीच हांफते हुए केविन ने जोर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। जैसे ही पहुंच जाऊं तुम रस्सी फेंकना, मैं तुम्हें खींच लूंगा। यॉसी ने सिर हिलाकर हामी भरी। केविन उस डगमगाती नाव से किसी तरह निकलकर चट्टानों को पकड़ते हुए पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे रेंगते हुए नदी के किनारे की तरफ बढ़ा। ऊपर खड़े होकर उसने यॉसी को नीचे देखा। वह अब भी उस नाव के टुकड़े को थामे चट्टान से चिपका हुआ पानी के बीच खड़ा था। यॉसी ने जोर से आवाज दी, रस्सी फेंको, जल्दी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और बड़ा भारी बहाव आया। तेज लहरें चट्टान से टकराईं। नाव हिली। यॉसी का संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल वह सीधे पानी में गिर पड़ा। तेज धारा ने उसे पकड़ लिया। यॉसी कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार। वह तेजी से बहता चला गया, उस चट्टान से दूर, उस नाव से दूर, उस किनारे से दूर। ऊपर खड़ा केविन स्तब्ध रह गया। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह कुछ कर नहीं पाया। यॉसी उसकी आंखों के सामने उस बेरहम नदी में बहता चला गया। यॉसी जब तेज बहाव में केविन से बिछुड़ गया तो वह काफी देर तक नदी में बहता रहा। बहते बहते उसका शरीर एक चट्टान में अटक गया और वहीं किनारे पर कीचड़ और पत्थरों में उलझकर बेसुध गिर पड़ा। शाम तक वहीं पड़ा रहा। फिर जब धीरे धीरे होश आया तो उसने देखा कि वो नदी के किनारे अकेला पड़ा है। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को समेटा और धीरे धीरे जोर जोर से रोने लगा। मार्कस, केविन, कहां हो तुम लोग? उसकी आवाज नदी में गूंजी, पेड़ों से टकराई, लेकिन जवाब कोई नहीं था। वह खुद को खींचते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब शाम ढल रही थी और जंगल का सन्नाटा तेज हो चला था। उस रात वह डर के साए में पेड़ के नीचे पड़ा रहा, आंखें खुली, शरीर कांपता हुआ। अगली सुबह जब वो उठा तो पानी की तलाश में फिर से नदी किनारे की ओर गया। तभी दूर से उसे किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन किसी चट्टान से टकरा रहा हो। उसने दौड़कर आगे जाकर देखा तो एक बड़ा सा थैला पानी में उलझा हुआ था। वही बैग जो उसके साथ बहते समय नदी में गिर गया था। वह भागकर पानी में कूदा, पत्थरों से फिसलता हुआ किसी तरह बैग को खींचकर बाहर निकाला। बैग पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अंदर कुछ चीजें अब भी सलामत थीं। एक पुराना नक्शा, एक बाइबल और भूख कम करने की गोलियां। ये सब उसने उसी दिन अपनी यात्रा के वक्त साथ रखी थी और अब तीनों चीजें उसे वापस मिल चुकी थीं। उसी शाम जब वो फिर अकेला जंगल में बैठा था, उसे अपने माथे पर कुछ चुभता सा महसूस हुआ। सूजन थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल थी। जब उसने गौर से देखा तो उसमें एक कीड़ा घुस चुका था। कांपते हाथों से उसने बैग से वो छोटी सी चाकू निकाली, फिर अपनी ही चमड़ी को धीरे धीरे चीर दिया। जिंदा कीड़ा उसके माथे से निकलते देख उसकी रूह कांप गई, दर्द से चीख निकल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले दिन सुबह वह फिर नदी किनारे के रास्ते बढ़ा। चलते चलते उसे दो छोटे पक्षियों के अंडे दिखे। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उसने एक अंडा उठाया। अंदर अधपका बच्चा था। वो इसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन पेट की आग ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक अंडा खा लिया
और दूसरा अंडा वहीं छोड़ दिया। खाने के बाद वह रुका और मन ही मन उस मां पक्षी से माफी मांगी। फिर वह जंगल के और भीतर चला गया। चलते चलते उसे एक पुराना इंसानी ठिकाने जैसा इलाका मिला। टूटी लकड़ियां, कुछ पुराने डिब्बे और खाली डिब्बे। शायद किसी वक्त यहां कोई आया होगा। वह थोड़ी देर वहां बैठ गया। उसने अपने गीले मोजे निकाले और जैसे ही उसके पैरों की चमड़ी दिखी, घाव थे, मवाद बह रही थी। उसे याद आया जब मार्कस के भी पैर ऐसे ही सड़ने लगे थे। उसने वहीं बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मार्कस, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पैरों की हालत इतनी खराब हो गई थी। उसने अपने पैरों के घावों को देखकर यही सोचा, शायद मार्कस कभी जिंदा नहीं निकल पाया होगा। उसकी आंखों में सिर्फ उसका चेहरा था, थका हुआ, दर्द में डूबा हुआ। वह कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ा। उसे एक जगह पैरों का निशान दिखाई दिया। कुछ उम्मीद जागी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वही रास्ता था और थोड़ी ही दूरी पर वही अंडा पड़ा मिला जो उसने पहले खाकर वहीं फेंका था। यॉसी को समझ आ गया, वो चक्कर में फिर उसी जगह लौट आया है। वह चीख पड़ा, पेड़ों को लात मारी, खुद को जमीन पर फेंक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों क्यों बार बार यहीं? उधर दूसरी तरफ केविन नदी किनारे एक बड़ी चट्टान के पास बेसुध पड़ा था। तभी पास के गांव से आ रहे कुछ लोग लकड़ियां चुनने जंगल में निकले थे। उनमें से एक की नजर केविन पर पड़ी। उन्होंने दौड़कर देखा तो वो जिंदा था, मगर बहुत ही कमजोर और घायल हालत में। गांव वाले उसे सहारा देकर अपने साथ गांव ले आए। उन्होंने उसके जख्म साफ किए, खाना दिया और आराम कराया। 2 दिन तक केविन सिर्फ सोता रहा, होश आता जाता रहा। लेकिन तीसरे दिन उसने आंखें खोलीं और पहली बात यही पूछी, यॉसी, क्या वो जिंदा है? गांव वालों ने सिर झुका लिया। लेकिन जैसे ही केविन थोड़ा और ठीक हुआ, वह पास के पुलिस स्टेशन गया और अफसरों को पूरी कहानी बताई। अफसरों को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन केविन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर से तलाशी का आदेश दिया। उधर यॉसी अब जंगल में चलने लायक भी नहीं रह गया था। तभी उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ा, हांफता हुआ एक खुली सी जगह तक आया और लाल कपड़ा निकालकर उसे हवा में लहराने लगा। हेलीकॉप्टर उसके ठीक ऊपर से गुजरा, लेकिन घने पेड़ों की वजह से कोई उसे देख नहीं पाया। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया। यॉसी एकदम चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं यहां हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। उधर केविन ने हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं मिलने पर फिर गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन गांव वालों ने कहा, 3 हफ्ते हो गए हैं, अब तक तो वो मर गया होगा। लेकिन केविन ने हार नहीं मानी। इस बार वो खुद एक लकड़ी की नाव लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, यॉसी को ढूंढने, चाहे जिंदा या मुर्दा। दोपहर के बाद यॉसी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। आंखें लगभग बंद हो रही थीं और वो हल्की नींद में चला गया था। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कदमों की आहट हो। वह चौंक कर उठा और सामने देखा तो एक आदिवासी लड़की कुछ दूर खड़ी थी, घने पेड़ों के बीच छिपती सी, सहमी सी। जैसे ही उसकी नजर यॉसी से मिली, वह लड़की तेजी से भागने लगी। यॉसी ने लड़खड़ाते कदमों से उसका पीछा किया, चीख कर बोला, रुको, प्लीज रुक जाओ, मुझे मदद चाहिए। लेकिन लड़की रुकी नहीं और दौड़ती रही। यॉसी किसी तरह आगे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक जगह पर थक कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी वो लड़की पास आकर खड़ी हो जाती है। यॉसी हांफते हुए कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मदद चाहिए। उसके पास भी न खाने को कुछ था, न पहनने को कुछ ढंग का। वह भी दिनों से भटक रही थी। यॉसी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा अब वह अकेला नहीं है। उसने पेड़ के नीचे कुछ पत्ते इकट्ठा किए, कुछ सूखी टहनियां तोड़ी और लड़की के लिए जमीन पर एक बिस्तर सा बना दिया। फिर उसने उसे बहुत प्यार से बैठाया और फिर उसे लेटने को कहा। लड़की शांत थी, थकी हुई, और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके सो गई। यॉसी भी वहीं बैठा रहा, पेड़ के तने से टिककर। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह बुरी तरह से चौंक गया। वहां कोई लड़की नहीं थी, चारों तरफ बस जंगल था, सन्नाटा था। उसने कई बार इधर उधर देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
तब उसे समझ आया वह लड़की कभी थी ही नहीं, वो तो उसका भ्रम था, उसके मन की एक कल्पना जो अकेलेपन और मानसिक थकावट की वजह से बन गई थी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। अब उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। वो जंगल में अकेला चलते हुए हंसने लगा, पेड़ों से बातें करने लगा, जमीन से झुककर बातें करता, अपनी ही बातों पर खुद ही जवाब देता। वह पागलों की तरह पेड़ों के बीच नाचता सा आगे बढ़ रहा था। तभी उसका एक पैर अचानक किसी कीचड़ में फंस गया। वह घुटनों तक दलदल में घुस गया। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह हाथ पैर मारता उतना ही गहराई में धंसता चला गया। अब वह छाती तक दलदल में धंस चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बिना हिले बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरज से खुद को बाहर खींचने की कोशिश करता रहा और आखिरकार कई घंटों के संघर्ष के बाद वह बाहर निकल पाया। अब वह घिसटता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। तभी कुछ ऊंची शाखाओं से उसके ऊपर अचानक हजारों लाल चींटियां गिर गईं। वो उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगीं, काटने लगीं। तेज जलन, तेज दर्द। लेकिन यॉसी को इस दर्द में एक अजीब सी ऊर्जा मिली। उसने खुद को और ज्यादा उन चींटियों के नीचे कर दिया ताकि वो उसे और काटें और दर्द दें, क्योंकि अब यही दर्द उसे जिंदा महसूस करा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थीं, लेकिन इस पीड़ा ने उसमें एक बार फिर हिम्मत भर दी थी। उसने अपने शरीर को उठाकर फिर से आगे बढ़ाना शुरू किया। अब घुटनों के बल चलता हुआ वो फिर से जंगल के भीतर बढ़ता गया। तभी उसे दूर से पानी की आवाज सुनाई दी। वह घिसटता हुआ टूटे शरीर से वहां पहुंचा और देखा कि सामने एक नदी बह रही है। नदी के किनारे एक छोटा सा कछुआ बैठा था। यॉसी वहीं बैठ गया और उस कछुए से बातें करने लगा जैसे वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। वह कहता है, मैं अब थक चुका हूं, शायद मैं अब कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। कछुआ चुपचाप नदी की तरफ सरक गया और यॉसी बस उसे देखता रह गया। अब उसके मन की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। उसने धीरे से खुद को नदी किनारे जमीन पर गिरा दिया, दोनों हाथ फैला दिए और बड़बड़ाने लगा, यही मेरी कब्र है, यही मेरी आखिरी जगह। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। अगली सुबह पूरे 21 दिन यानी 3 हफ्ते के बाद जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नदी किनारे तक आईं, तो एक नाव धीरे धीरे उस इलाके की ओर बढ़ी, वही जगह जहां यॉसी आखिरी बार देखा गया था। नाव में 2 लोग थे, एक केविन और दूसरा एक स्थानीय मछुआरा। वे उस जगह आखिरी बार तलाशी के लिए आए थे। केविन ने नाव किनारे लगवाई, कुछ देर पास की झाड़ियों और पत्थरों के आसपास निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। थक कर वो नाव में वापस बैठ गया। नाव अब घर लौटने के लिए मुड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही नाव एक मोड़ पर पहुंची, केविन ने यूं ही पीछे देखा। पेड़ों के पास एक चेहरा, बहुत ही पतला, गाल अंदर धंसे, शरीर हड्डियों सा, लेकिन आंखें वही थीं, वही यॉसी की आंखें। केविन ने बिना कुछ कहे नाव मोड़ी, तेजी से उसकी तरफ गया और जैसे ही पास पहुंचा, यॉसी जमीन पर गिरा पड़ा था, बेहद कमजोर लेकिन जिंदा। केविन दौड़कर उसके पास गया, उसे उठाया और आंखों में आंसू लिए कहा, साले, तू अब भी जिंदा है। फिर उसे नाव में लिटा दिया और नाव गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचने पर यॉसी को किनारे लाया गया, जहां लोग चुपचाप उसके पास आने लगे। किसी ने हाथ में पानी थमाया, किसी ने खाना दिया और किसी ने उसके सामने एक सफेद फूल रख दिया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई शोर मचाए, बस यूं जैसे कह रहे हों, अब तुम दोबारा जी सकते हो। यॉसी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो। तो दोस्तों, ये कहानी भले ही यॉसी की हो, लेकिन अगर केविन नहीं होता तो ये सच्ची कहानी कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी में हजारों दोस्त बनाने की जरूरत नहीं, बस एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो मौत के दरवाजे से खींच लाए, जो वादा करे तो पूरा करे, जो आखिरी दम तक तुम्हें ढूंढता रहे। यॉसी की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसका अंत केविन से जुड़ा है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सच्चे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जान सकें कि एक दोस्त कैसा होना चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपके लिए जान दे सकता है,
तो इस वीडियो को उसी को भेजिए। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की रूह कंपा देने वाली सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे